अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट अ नोट ऑन सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या हैं? द मटेरियल हुज रेजिस्टिविटी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो या ज़ीरो के करीब पहुंच जाए। बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पर, ये क्या कहलाएंगे? सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो तक हो जाए, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई है तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लो करेगा। तो बेटा ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस ख़ास टेम्परेचर पर ज़ीरो तक पहुंच जाए, तो ऐसे कंडक्टर्स क्या कहलाते हैं? सुपर कंडक्टर्स। These material have zero resistivity below a certain temperature। एक ख़ास टेम्परेचर से नीचे इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज़ीरो। से पहले इनकी रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टिविटी होगी, लेकिन एक ख़ास टेम्परेचर से जब ये नीचे जाएंगे तो इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? ये वो कौन सा टेम्परेचर होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर। हमारे पास दो तरह के सुपर कंडक्टर्स होते हैं, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। देखते हैं कि लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कौन से हैं। मतलब ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टिविटी जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से कम होने पर ज़ीरो हो जाए, वो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहलाएंगे। और ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टिविटी जो है वो एक ख़ास हाई टेम्परेचर से अबव जाने पर ज़ीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। Due to zero resistance of the superconductor, no energy is dissipated and the current produced will flow continuously without the source of EMF। चूँकि सुपर कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो है, एक दफ़ा आपने इसको चार्ज कर लिया, एक दफ़ा आपने इसको सोर्स ऑफ ईएमएफ दे दिया, तो बेटा ये फिर चलता ही, करंट जो है वो फ़्लो होता ही रहेगा। ये करंट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। The first superconductor was discovered in 1911 by Carling Onnes, when it was observed that electrical resistance of the mercury disappears suddenly as the temperature is reduced below 4.2 K। अब कहते बेटा 1911 में कैलिंग ऑर्नेस ने फर्स्ट टाइम सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट दिया या सुपर कंडक्टर डिस्कवर किया। कैसे? जब इसने देखा कि अचानक से, मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था मरकरी के साथ, उसने देखा कि मरकरी की जो रेजिस्टेंस है वो अचानक से गायब हो जाती है जब टेम्परेचर 4.2 केल्विन से नीचे जाता है। ठीक है, जब मरकरी का टेम्परेचर 4.2 केल्विन से नीचे गया तो उसने देखा कि एकदम से मरकरी की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई, मरकरी में से फ्रीली करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ये देखें आप, ये देखें, अगर टेम्परेचर और जो है वो इसकी डेंसिटी के दरमियान हम ग्राफ लोड करें तो बेटा देखिए ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, यहाँ तक रेजिस्टेंस ऑफर हुई, उसके बाद स्ट्रेट लाइन आपको मिली। ठीक है, इसका मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, करंट जो है वो, मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो होती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ? रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ आप यूँ कह सकते हो कि जब टेम्परेचर भी ज़्यादा था तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे की तरफ आए, टेम्परेचर कम हो रहा है, रेजिस्टिविटी भी कम हो रही है। तो एक ख़ास टेम्परेचर पर क्या हुआ? एक ख़ास टेम्परेचर पर देखिए, अब टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। ठीक है, टेम्परेचर अब नहीं बढ़ा, टेम्परेचर अब कांस्टेंट है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो गई। अब इसका मतलब यह है कि ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर मरकरी की या किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो होगी। देखिए बेटा, यहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा था, रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा थी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, रेजिस्टिविटी भी जो है वो भी डिक्रीज़ हो रही है। फिर एक लम्हा ऐसा आएगा जब टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो तक पहुंच जाएगी। तो ये कौन सा टेम्परेचर कहलाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उसने यही कहा है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द मर्करी डिसअपियर सडनली एज द टेम्परेचर इज रिड्यूस बिलो 4.2 केल्विन।
इसी तरह कुछ मटीरियल लाइक मेटल्स सच एज एलुमिनियम, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 1.18 केल्विन है, मतलब इस टेम्परेचर से नीचे एलुमिनियम जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाएगी। इसी तरह SN है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 3.72 केल्विन है, इससे नीचे SN जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। ऐसे लेड है 7.2 केल्विन के से नीचे जाएगा टेम्परेचर, तो ये भी क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगी एट अ लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? इन 1986 सम न्यू सेरेमिक सब्सटेंसेस शो सुपर कंडक्टिविटी इवन एट हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पर भी कुछ मटीरियल्स ने सुपर कंडक्टिविटी शो की, लाइक 125 केल्विन। द सुपर कंडक्टर विद द क्रिटिकल टेम्परेचर अबव 77 केल्विन, मतलब अगर क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ऊपर चला जाता है तो मटीरियल जो है वो सुपर कंडक्टर्स बन जाएंगे, आर कॉल्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। In recent past, a new substances called yttrium, barium copper oxide YBa2Cu3O7 have been found to become a superconductor at 163 Kelvin or minus 110 degree by Professor Yao Lansley at Cambridge। इसकी बेटा ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में यूज़ होते हैं, लाइक दिस, ठीक है, ट्यूमर्स वगैरह का पता लगाने के लिए। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स में, पावरफुल एंड स्मॉल मोटर्स में यूज़ होते हैं, फास्ट कंप्यूटर चिप्स में यूज़ होते हैं। इसके बाद है बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। बार मैग्नेट एंड मूविंग चार्जेस करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। From the study of this magnetic field, it is possible to trace the origin of the magnetic properties of the material। बेटा बार मैग्नेट और मूविंग चार्जेस की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। हम मैग्नेटिक फील्ड इनको देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या है। सबसे पहले देखते हैं एम्पियर्स व्यू ऑफ मैग्नेटिक क्या था। द मैग्नेटिक फील्ड आर ड्यू टू द सर्कुलेटिंग करंट। एम्पियर्स ने कहा कि जब करंट सर्कुलेट करता है, मूव करता है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। दिस व्यू वाज फर्स्टली गिवन बाय एम्पियर्स, ये फर्स्ट टाइम एम्पियर्स ने बताया था। बट इट वाज नॉट फेवरेबल इन हिज ऑन पीरियड ड्यू टू अननोन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। लेकिन तब तो इसके बारे में मतलब इतना यकीन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि तब एटम का स्ट्रक्चर जो था हमें नहीं पता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही एटम का स्ट्रक्चर सामने आया तो पता चला कि एम्पियर्स ने जो व्यू दिया था वो बिल्कुल ठीक था। Origin of magnetism. Magnetism is the property of all substance due to their orbital and spin motion of the electrons। फिर बाद में पता चला कि मैग्नेटिज्म जो है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल, क्योंकि वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और इसके साथ साथ वो अपनी एक्सिस के लॉन्ग जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो मैग्नेटिज्म जो है वो कंबाइन इफेक्ट है किसका? इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन का। The resultant magnetic field created by electron with an atom is due to the combined field created by the orbital and spin motion. As there are number of electrons in an atom, their current or spins are aligned so that they cancel the magnetic field mutually strengthen the effect of the each other। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के अंदर इस तरह अलाइन किया जाता है कि समटाइम्स क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, समटाइम्स जो है वो एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल आउट कर देते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल, बेटा मैंने आपको पढ़ाया है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो वो जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। An atom in which there is a resultant magnetic field behave like a teeny magnet and is called magnetic dipole। मतलब जब किसी ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह, मतलब उनका जो कंबाइन इफेक्ट जो है उसकी वजह से एक आपका जो मटेरियल जो है वो बार मैग्नेट के तौर पे एक्ट करना शुरू कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल। So we concluded that it is impossible to obtain an isolated north pole। The north pole is merely one side of the current loop while the south pole is on the other side। मतलब इसलिए हम सिंगल पोल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वायर का एक पोल नॉर्थ पोल के तौर पे एक्ट कर रहा है तो दूसरा डेफिनेटली साउथ पोल के तौर पे एक्ट करेगा, क्योंकि डाइपोल जो है मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसकी टाइप्स देख लेते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। The substances in which magnetic field produced by the orbital and spin motion of the electrons support each other and the atoms behave like a tiny magnet are called द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बेटा ऐसी जो है लाइक जैसे आपने सोलिनाइड लिया था, सोलिनाइड में से जब करंट पास करता है, ठीक है, सोलिनाइड में से जब करंट पास करता है तो
क्या होता है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो हम कहते हैं कि सोलेनाइड का जो एक एंड है वो नॉर्थ पोल के तौर पे एक्ट कर रहा है और दूसरा जो है वो साउथ पोल के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो उस वक्त क्या होता है बेटा, एक फील्ड जो है करंट की वजह से फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। और एक फील्ड किसकी वजह से जनरेट होगी, जब आपका सोलेनाइड जो है वो बार मैग्नेट के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देगा। तो वो फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग, एक करंट की वजह से फील्ड जनरेट हो रही है, दूसरी बार मैग्नेट के जो है मैग्नेटिक डाइपोल बनने की वजह से। तो वो दोनों फील्ड्स क्या करेंगी, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करेगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो ऐसे मटेरियल जिसमें स्पिन और ऑर्बिटल फील्ड जो है वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करती है, वो क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। डाईमैग्नेटिक, द सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल ईच अदर एंड देयर इज नो परमानेंट मैग्नेट मोमेंट बिटवीन द एटम्स आर कॉल्ड डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो बेटा आप देख सकते हो ये शॉर्ट बार मैग्नेट है, ठीक है, ये इनकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की इनकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस वजह से यहाँ जो है डाइपोल बार मैग्नेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डाइपोल मैग्नेट नहीं बनेगा। लाइक कॉपर, बिस्मथ वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं, और इसमें एल्यूमिनियम, प्लैटिनियम वगैरह आ जाएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस इन विच द एटम कोऑपरेट विद ईच अदर इन सच अ वे सो दैट दे एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट एंड आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बेटा इसमें देखिए ज़रा, ये पॉजिटिव और ये जो है नेगेटिव चार्जेस हैं। यहाँ बेटा अगर एटम की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन, या एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, तो वो क्या कहलाएंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाएंगे। लाइक निकल, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम डाइऑक्साइड वगैरह। उसके बाद है डोमेन थ्योरी। बेटा आपने याद रखना है कि अगर स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रही है तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। अगर स्पिन और ऑर्बिटल मोशन मतलब अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो फिर वो फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। और अगर एटम जो है वो खुद से इलेक्ट्रॉन्स को यूँ अरेंज करे कि उनकी स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की डायरेक्शन सेम हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाएंगे। अब उसके बाद है डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की डोमेन थ्योरी देखनी है हमने। द स्मॉल मैग्नेटाइज्ड रीजन इन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डोमेन्स। मैग्नेटाइज्ड रीजन मतलब जहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, उसके अंदर जो स्मॉल रीजन होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। There are they are of the macroscopic size of the order of millimeters or less, but large enough to contain 10 raised by 12 to 10 raised by 16 atoms. अभी हमने कहा है मैग्नेटाइज मटेरियल में वो स्मॉल रीजन, वो ऐसा रीजन होगा जहाँ कम से कम 10 रेज़ पर 12 से 10 रेज़ पर 16 एटम्स जो है वो आ सकते हैं। इन ईच डोमेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑल स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मैग्नेटिक स्पिन की वजह से मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो स्पिनिंग की वजह से जो फील्ड जनरेट होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल। अब क्या होगा, in an iron sample the domains are oriented in disorder way so that net magnetic effect becomes zero। अगर आप आयरन का ले लेते हो तो बेटा देखिए यहाँ डिसऑर्डर अरेंजमेंट है, ठीक है, एक की मैग्नेटिक फील्ड ये है, एक की ये है, एक की ये है, मतलब रैंडमली इनकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके इसको ज़ीरो कर देंगे। बट व्हेन sample is placed in an external magnetic field, then the domain become parallel to the lines of external magnetic field, so the iron become a powerful magnet and is called electromagnet। तो बेटा अगर आप आयरन चले चले ये सपोज करें आपने क्या उसे कहते हैं, एक्सटर्नल, ये आपके आयरन का सैंपल है, ठीक है, ये सैंपल है और इसमें आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो मतलब ऑपोजिट है, मतलब एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर है, एक इधर आ रहा है तो दूसरा इधर है। ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करें, कैंसिल आउट करें। लेकिन जैसे ही आप इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, जैसे बार मैग्नेट की फील्ड के अंदर इसको रख दो, तो उस वक्त क्या होगा, ये जो आयरन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या इनकी स्पिनिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो खुद को अरेंज कर लेगी या अलाइन कर लेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। तो देखें दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और आपका जो मटेरियल वो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस।
तो बेटा अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन रहा है तो ये आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देगा, और चूंकि ये आयरन के लिए है तो आयरन जो है वो आपके पास एक पावरफुल मैग्नेट है। जबकि डोमेन इन अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, डोमेन इन अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी डोमेन देखेंगे और हार्ड के लिए भी, कि मतलब अगर सॉफ्ट मटेरियल को उस रीजन के अंदर रखते हैं तो तब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, और अगर हार्ड मटेरियल को उस रीजन के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी होगी। Iron is a soft magnetic material because its domain can be easily oriented to applying external magnetic field and also return to the original position when field is removed। बेटा आयरन जो है वो एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि जैसे ही आप इसको डोमेन रीजन में रखोगे तो वो फ़ौरन से खुद को अलाइन कर लेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी या रीजन की मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जैसे फील्ड हटाओगे तो वो दोबारा से फिर आयरन जो है वो रैंडम मोशन में आ जाएगा। वेयर आर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, वेयर एज स्टील इज़ अ हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस बिकॉज इट्स डोमेन कैन नॉट बी इजीली ओरिएंटेड ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आयरन के केस में क्या है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई उन्होंने खुद को अरेंज कर लिया उसी फील्ड के अकॉर्डिंग जिस तरह एक्सटर्नल फील्ड थी। लेकिन बेटा स्टील के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, स्टील के केस में ऐसा नहीं होता। स्टील के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि जो स्टील है उसकी फील्ड को उसके अकॉर्डिंग अलाइन किया जा सके। लेकिन जैसे फिर आपको फील्ड रिमूव करते हो तो स्टील दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता जिस तरह के आयरन आ जाता था। द डोमेन इन द स्टील कैन बी लाइन अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बट वंस ओरिएंटेड रिटेन देयर पोजीशन। ठीक है, एक दफ़ा हो गया उसके बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन अटेन नहीं कर सकेगा। Effect of temperature, the thermal vibration tend to disturb the order lines of the domains। बेटा थर्मल वाइब्रेशन की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो है लाइंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। Ferromagnetic substances preserve the order lines at ordinary temperature which began to lose their order lines due to increase in temperature। बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो कुछ हद तक तो अपने जो है ऑर्डनेंस जो है अपने ऑर्डर को जो है वो अरेंज रखते हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी ऑर्डर लाइंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बेटा ऐसा टेम्परेचर जिसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाए वो क्या कहलाएगा, क्यूरी टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसमें फेरो पैरा में कन्वर्ट हो जाए वो क्या कहलाएगा, क्यूरी टेम्परेचर। तो आयरन का क्यूरी टेम्परेचर होता है 750 डिग्री सेंटीग्रेड। बस बेटा आज के लिए इतना ही था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।